बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पहले भी आप कह लें कि आपने पढ़े हुए होंगे, और एक दो चीज़ें इसमें जो है वो आज हम नई जो है वो जो है वो इसमें देखेंगे। जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, जिसका बेस आप कह लें कि वाटर आयन सिस्टम यानी एक्वस बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड which gives H positive ion in aqueous solution and a base which gives OH negative ion इन एक्वस सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, उसने कहा कि हमारे पास जो भी एसिड होगा, अगर वो उसकी ये है कि H पॉजिटिव आयन देगा वाटर में, तो वो एसिड होगा, और अगर कोई OH नेगेटिव आयन देगा तो वो हमारे पास बेस होगा। अब इसमें ये डिसोसिएशन होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जी ये H पॉजिटिव आयन देगा। H पॉजिटिव आयन देने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी एसिड है उसमें हमारे पास दो जो है वो कंपोनेंट्स होंगे। एक नेगेटिव कंपोनेंट होगा और एक जो है वो पॉजिटिव कंपोनेंट होगा। जैसे हमारे पास आप कह लें कि ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इसमें HCl है, HCl। ठीक है, और ये वैसे हमारे पास मॉलिक्यूल जो है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जब इसकी आयोनाइजेशन नहीं होती, ये हमारे पास बिफोर आयोनाइजेशन है। ये बिफोर आयोनाइजेशन, जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो हमारे पास ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में आएगा। अब ये आयोनाइजेशन जो है वो कैसे होती है, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे विद वाटर H2O, तो आपको पता है कि H2O जो है ये भी OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस ही होते हैं। अब होता ये है कि जब हम HCl को वाटर में ऐड करते हैं तो इसकी एक सॉल्वेशन होती है, मीन जिसमें सॉल्वेट होता है। सॉल्वेशन में क्या होता है कि H पॉजिटिव आयंस जो हैं ये सराउंड हो जाएंगे इस OH नेगेटिव के वाटर से, और इस तरह वाटर का जो H पॉजिटिव है तो ये आपस में आयन एक्सचेंज होते हैं। इसीलिए आप देखें तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है विद डबल एरो, रिवर्सेबल रिएक्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, कि जी हमारे पास अगर ये वाटर के साथ मिलके H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनते हैं इसके HCl के, तो दोबारा ये फिर इसी वाटर के साथ मिलके दोबारा HCl में भी जो है वो कन्वर्ट होते हैं। सो हमारे पास जो नेट रिजल्ट होता है मीडिया में, वो हमने ये देखना होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या है। अब जब इस यहाँ पे आप इन प्रोडक्ट्स में चेक करेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। H पॉजिटिव आयन मिलेगा, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव आयन, क्योंकि हम सिर्फ एसिड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव आयन को चेक करने के लिए हमारे पास जैसे pH मीटर होता है, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही या हाइड्रोक्सल जो भी है उसमें, तो वो इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को मेजर करता है। अब इसमें अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयंस हमें मिलते हैं तो हम कहते हैं ये एसिड है। और अगर कोई ऐसा हमारे पास कंपोनेंट है जो OH नेगेटिव देता है, जैसे ये हमारे पास NaOH है, ये NaOH आपको Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा विद वाटर। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि ये Na पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, इस तरह वाटर का OH नेगेटिव होगा H पॉजिटिव होगा, तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये NaOH और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएशन हम इसको कहते हैं कि डिसोसिएट हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए आयंस। तो ये जो आयनाइजेशन होती है हमारे पास, इस आयनाइजेशन को ही हमने देख के बताना होता है कि हमारा एसिड जो है वो कौन सा है और बेस कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो हमें H पॉजिटिव आयन देता है इसमें एक्वा सॉल्यूशन में जो देता है H पॉजिटिव आयन, वो
हमारे लिए एसिड है, और जो OH नेगेटिव आयन देगा एक्वस सोल्यूशन का मतलब है जब हम उसको पानी में डालेंगे यानी वाटर में। Thus HCl is an acid and NaOH is base, and the neutralization process can be represented by the reaction involving the combination of H positive and OH negative ion to form. And न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, जो रिवर्सेबल हम कह रहे हैं कि एक मरतबा आप वाटर में जब HCl डालेंगे तो HCl की डिसोसिएशन होगी, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा, फिर दोबारा से ये रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ये जो है बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम जो है इनका सेट हो जाता है। अच्छा, अब हम इस कॉन्सेप्ट की जो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं, एक तो उसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट HCl जो है वो एज एन एसिड ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन H2O, कि हम कहते हैं कि जी HCl जो है वो एक एसिड है जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एंड नॉट इन सम अदर सॉल्वेंट सच एज C6H6 जो है ये हमारे पास बेंजीन है, अगर ये भी सॉल्वेंट है जैसे वाटर सॉल्वेंट है, इस तरह C6H6 ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेकिन इसी HCl को जब उस सॉल्वेंट में आप डालते हैं तो ये उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देता। इट मीन्स कि एक ही चीज़ है, जो एक्वस में हम उसको एसिड कह रहे हैं कि जी वो H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन हम अगर उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो H पॉजिटिव नहीं देगा, तो फिर हम उसको एसिड क्लेम कर रहे हैं। व्हेन इट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, जब ये गैसियस फॉर्म में होता है तब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता, बल्कि एज ए HCl कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, गैसियस फॉर्म का मतलब ये है कि हमारे पास जो HCl है, ये HCl ये एज सच गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, और वही जो हम कहते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इसका अपना एक कंबाइंड बिहेवियर है, उसमें ही ये एज ए HCl पाया जाएगा। हालांकि अगर हम कहते हैं कि जी गैसियस फॉर्म में इसको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देना चाहिए, अगर हम कहते हैं कि जी वो हमें H पॉजिटिव देता है, तो वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमारी ये बात ट्रू है कि वाटर में वो H पॉजिटिव आयंस देता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी नहीं देता, और गैसियस फॉर्म में भी कोई इसका एग्जिस्ट नहीं करते पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सेकंड जो है, इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द मटेरियल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। बात वही कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यानी वाटर के अलावा जो हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजीन है, लिक्विड अमोनिया है, जैसे NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट है, इस तरह के और भी जो है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, उनमें एसिड और बेसिक कैरेक्टर को हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस है। जैसे हमारे पास ये NH4NO3 इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज एन एसिड, ये हमारे पास जो अमोनियम नाइट्रेट है, अगर आप इसको लिक्विड अमोनिया हमारे पास जो सॉल्वेंट है इसमें अगर आप डालते हैं तो वो एज ए एसिड एक्ट करता है, इट डज नॉट गिव H पॉजिटिव आयन। अब देखें NH4 जो है ये NH4NO3, इसकी जब डिसोसिएशन होती है तो यहाँ पे हमें कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं कि ये एसिड है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे ऑर्गेनिक्स कॉन्सेप्ट में नहीं है। सिमिलरली मैनी ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड अमोनिया विच डू नॉट हैव OH नेगेटिव आयन, बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी हैं जो OH नेगेटिव आयन नहीं देते, बट हम उनको बेसिक करेक्टर देते हैं, हम कहते हैं कि वो बेसिक हैं। सो हमारे पास ये जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, इसका बिग फेलियर ये है, ये सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए सॉरी एक्वस सिस्टम के लिए है, कि अगर आप वाटर में एक कंपाउंड डालते हैं, वो अगर आपको H पॉजिटिव देता है आप उसको एसिड मान लेते हैं, अगर वो H नेगेटिव देता है आपको बेस मान लेते हैं, लेकिन अगर वही सेम कंपोनेंट किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाके H पॉजिटिव नहीं देता तो हम उसका कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं देते। थर्ड जो हमारे पास है, द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज लिमिटेड टू दोज रिएक्शंस व्हिच कैन अकर इन aqueous solution only, although reactions involving salt formation do occur in many other solvents and even in the absence of solvent। ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, जो हम कह रहे थे कि एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, जैसे मैंने आपको पीछे हमने देखा कि जो रिवर्सेबल रिएक्शंस थे वो सिर्फ aqueous solution के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें साल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और
इन इवन के वहाँ पे सॉल्वेंट्स नहीं है। तो यानी एक्वस के बाहर जाके हम फिर जो है हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। नंबर 4, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक करेक्टर ऑफ सर्टेन साल्ट्स। ठीक है, जैसे AlCl3 है, अब इसमें ना कोई H पॉजिटिव आपको नजर आएगा, ना कोई H है, ना कोई OH है, तो फिर इसके बारे में हम क्या बताएंगे कि AlCl3 जो है ये साल्ट किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। एक बात याद रखें, हम एसिड और बेस एग्जैक्टली हम उनके लिए ही यूज नहीं करते जो एसिड और बेस होते हैं। जैसे हम कहते हैं HCl है, H2SO4 है, कि जी ये एसिड है, ये बेस है। हमारे पास एक एक आप कह लें कि कंप्लीट एक कॉन्सेप्चुअल आप कह लें कि मेथड मौजूद है हमारे पास, कंप्लीट इसकी चीज़ें हैं कि जिससे हम किसी भी जो है वो कह लें मालिक्यूल के बारे में हम बता सकते हैं कि ये इसका एसिडिक करेक्टर है या इसका बेसिक करेक्टर है। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हमारे पास तो खैर यही है कि हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के ऊपर ही बेस करते हैं, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम जो है वो देख सकते हैं कि फिर ये एसिड है या बेस है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो इसका है बॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम है ये। इसमें हम H पॉजिटिव OH नेगेटिव सिस्टम से अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी या लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी in 1923 independently proposed a more general definition of acids and bases. According to them, an acid is defined as any hydrogen containing material, a molecule or a cation or anion that can release a proton to any other substance। ठीक है, उसने कहा कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, मीन H positive to an other substance, where a base is any substance, a molecular or a cation or anion that can accept a proton from any other substance। In short, an acid is proton donor and base is proton acceptor। उसने OH को इसमें से एलिमिनेट कर दिया, उसने सिर्फ सारा जो थ्योरी थी उसको उसने H पॉजिटिव पे बेस कर दिया कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? प्रोटॉन हम H पॉजिटिव को इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो H है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू दिस, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है H का। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s1 ये होती है, मींस इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन ओनली। सो जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, आफ्टर रिमूवल जब हमारे पास H पॉजिटिव बनता है तो यहाँ पे जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये कोई प्रोटॉन अलहदा नहीं है, ये वही H पॉजिटिव आयन ही है जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो उसने कहा कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन रिलीज करेगा वो एसिड होगा और जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। ये थोड़ी सी उससे कह लें कि कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन थी जिसमें हम चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये HCl है, इसके पास एक प्रोटॉन, वन प्रोटॉन गोइंग टू H2O, और ये H2O जो है ये कन्वर्ट होता है H3O में। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक रिएक्शन है। इसको मैं, ये जो है ये हमारे पास सारा एक रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है जी, और इस रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं। ये जो है ये प्रोटॉन डोनर है, ठीक है जी, H पॉजिटिव H पॉजिटिव डोनर है, और यहाँ पे वाटर जो है ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। ठीक है जी,
इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, जो डोनर है वो एसिड है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो उसको ले रहा है, वो बेस है। अब ये एक्सेप्ट करके कन्वर्ट किस में हो रहा है, H3O पॉजिटिव में। लेकिन ये हम फिर डबल एरो इसलिए हमने लगाया हुआ है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोबारा वाटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब जब H3O पॉजिटिव जो है, यही जो वाटर जिसने प्रोटॉन लिया और ये अब H3O पॉजिटिव बन गया, ये अब एज ए एसिड एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसने प्रोटॉन यहाँ पे, जब ये रिवर्स रिएक्शन है, देख पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था, HCl जो था वो एसिड था, वाटर एज ए बेस एक्ट कर रहा था। अब H3O जो है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम जो है ये अब यहाँ पे H पॉजिटिव डोनर है, इसने जब भी देना है आपको H पॉजिटिव दे देना है। और यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में Cl जो है वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, वाटर जो हाइड्रोनियम था वो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl जो है वो एज ए बेस एसिड और H2O जो है वो एज ए बेस। तो इसने जो है वो OH वाला उसमें से कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, इसने सिर्फ हाइड्रोजन को यूज किया कि जो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी अपने साथ मिला लेते हैं, वो हमारे बेस होंगे। Okay, in this reaction, HCl donates a proton to H2O and is before, therefore, and an acid. Water, on the other hand, accept a proton from HCl and therefore, as it act as a base. In the reverse reaction, at equilibrium at the same rate as the forward reaction, H3O positive ion donates a proton to Cl। वो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं सारी, वो Cl को फिर जो है वो डोनेट करता है, hence H3O positive is an acid and Cl ion because it accept proton, तो ये हमारे पास as a base act करेगा। Examples हैं हमारे पास, as already stated, Bronsted Lowry acids and bases may be molecular, cationic and anionic species। Examples ये हमारे पास acids की हैं, HCl, HBr, सारे इसमें आप देखें, ये हमारे पास जो है सारे के सारे molecular हैं, ये cations हैं, ये वो कैटाइंस हैं जो प्रोटॉन डोनर होंगे। इस तरह ये एनाइंस हैं जो प्रोटॉन डोनर होंगे। तो हम थोड़ा सा उससे ब्रॉड टर्म हमारे पास आ गई। इसी तरह ये बेसिस हैं, ये जितने भी बेसिस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो उनको हमने कह दिया बेसिस हैं, चाहे वो कोई मालिक्यूल था, चाहे वो कोई केटान था, चाहे वो एनाइन है। ये नहीं है कि अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव आयन है तो अब वो सिर्फ एज ए बेस ही एक्ट करेगा, वो ऐसे एसिड नहीं कर सकता। देखें यहाँ पे ये हमारे पास HCO3 नेगेटिव आयन है, ये एज ए एसिड एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास ये H पॉजिटिव है अभी। तो इस तरह जो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा ब्रॉड आ जाती हैं चीज़ें। हमारे पास एक्सप्लेनेशन जो है कह लें कि ज़्यादा चीज़ आयंस की या ज़्यादा जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनकी हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं थ्रू दिस कॉन्सेप्ट कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट में एक और टर्म हम यूज करते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। लेट्स अगेन कंसीडर दिस रिएक्शन, HCl प्लस H2O, H3O पॉजिटिव एंड Cl जो है वो बेस बनेगा। अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन है, जो बेस फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन प्रोटॉन from HCl is called the conjugated base of the acid। conjugated acid और बेस क्या होते हैं? हमारे पास जो एसिड होगा, जैसे यहाँ पे HCl हमें नजर आ रहा है, ये जो हमारे पास HCl है, HCl जो है इसने क्या किया, H पॉजिटिव रिलीज किया। वो H पॉजिटिव कहाँ पे गया, H3O ने ले लिया, H2O ने ले लिया। अब HCl ने एक और आयन दिया जो एज ए बेस एक्ट कर रहा है। सो इस बेस का, इस एसिड का, ये जो Cl है ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ HCl है, यानी HCl एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो Cl नेगेटिव है। जो
एसिड से अलहदा होके एज ए बेस एक्ट करेगा वो उसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और जो बेस से अलहदा होके एज ए एसिड एक्ट करेगा वो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। अब इसमें देखें HCl का जो कॉन्जुगेट, HCl खुद एसिड था तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, Cl नेगेटिव है। अब सेकंड जो हमारे पास है, similarly, if we consider the reverse reaction, H2O base formed by the loss of one proton from H3O positive acid is called the conjugated base of the acid. अब यहाँ पे जो second जो reaction कह लें कि हमारे पास बन रहा है, जो रिवर्स है वो अब इसके दरमियान है। ठीक है जी, ये इसमें देखें वाटर जो है बेस है, H3O पॉजिटिव एसिड है। अब जब H3O पॉजिटिव प्रोटॉन दे देता है तो ये एज ए एक्ट करता है एज ए एसिड। तो यहाँ पे जो वाटर है ये कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ दिस एसिड है H3O, यानी वाटर जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H2O is conjugated base of H3O positive। ठीक, thus H3O positive and H2O is a strong conjugated acid base pair। सो हमारे पास जो है इसी तरह ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बनते हैं। जैसे ये HCl और ये Cl नेगेटिव, ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है। इस तरह H2O और H3O पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस जो है वो पेयर है। सो इन केस ऑफ द aqueous solution of NaCl K2SO4, the hydrated cations are poor proton donors and hence the aqueous solutions are neutral। कि हमारे पास ये जो है ये पुअर प्रोटॉन डोनर है, नहीं करते, तो हम इनको कहते हैं कि जी ये एज ए न्यूट्रल जो है वो एक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें H2O6 3 पॉजिटिव एसिड है, प्लस ये यहाँ पे एज ए बेस एक्ट कर रहा है, और ये जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव। तो इस एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो आपने देखना है, ये हमारे पास नजर आ रहा है। इसी तरह इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है, या आप कह लें कि जो है हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बनेंगे वो ये एसिड और ये बेस, ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होगा। इस तरह ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर जो है वो होगा। Okay, before going to next concept, we will see relative strength of acid and base first, कि हमारे पास जो acid base की strength जो है उसका क्या मतलब होता है। We know that acid and bases are also electrolytes and hence ionizes in water। Acid and base dissociates to give H positive and H3O positive ion, and the bases ionize to give OH negative ions। जो हमने aqueous solution में पढ़ा कि हमारे पास जो base हैं वो OH नेगेटिव आयंस देंगे, और जो एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव देंगे। वो H पॉजिटिव जो है वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव की फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए हम उसको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जो है वो कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज डिफाइंड एज इट्स capacity to give H positive and OH negative ion in equimolar solutions in water respectively। अगर आप दो सॉल्यूशन लेते हैं, आपने इक्विमोलर का मतलब है एक ही मोल लेना है। अगर आप एसिडिटी देख रहे हैं, वन फॉर एग्जांपल 1 मोलर HCl आपने लिया है, तो आप देख रहे हैं वो कितने H पॉजिटिव आयन देता है। इस तरह 1 मोलर OH नेगेटिव देंगे। NaOH ले लिया जो बेस है, तो उसका हम देखेंगे कि कितने OH नेगेटिव आयन है, यानी मोलरिटी उनकी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर इक्विमोलर सॉल्यूशंस इन वाटर हमारे पास
जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो होती है कि उसकी कैपेसिटी कि वो कितने H पॉजिटिव आयन देता है। जितने H पॉजिटिव आयन जो है वो कह लें ज़्यादा होंगे, उतना आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसी तरह OH नेगेटिव है, अगर बेस जो है वो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। Thus relative strength of two acids and base can be compared by comparing their H positive ion or OH negative ion concentrations in the इक्विमोलर सोल्यूशन इन वाटर रिस्पेक्टिवली। सो हम वाटर में जो है वो इक्विमोलर सोल्यूशन बना के इस चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ को एसिड्स और बेसिस की। दोस्त acids and bases which ionize almost completely in solution are called strong acids and strong bases, while those are ionized only to limited extent in solution are termed as weak acid and weak base. ऐसे acid जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, मसलन HCl है, ये कम्प्लीटली टूट जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, HBr है, HI है, इस तरह के। और अगर वो कम्प्लीटली नहीं होते, जैसे आप एसिटिक एसिड है उसमें CH3COOH है, एक H जो देता है, बाकी CH3 वाले जो हाइड्रोजन है वो उसके पास ही रहते हैं, तो वो कंप्लीट हम कहते हैं कि सारी सारी उसकी जो हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं करता, इसलिए उसको हम वीक कहते हैं। सो जो कंप्लीट एसोसिएट होगा उसका मतलब है जिसने सारे के सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसने सारे के सारे OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दिए वाटर में वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसने ये लिमिटेड आयंस जो है वो किए वो वीक एसिड या वीक बेस। अगर वो लिमिटेड हाइड्रोजन आयन देता है तो वो वीक एसिड है, अगर वो लिमिटेड OH नेगेटिव आयन देता है तो वो वीक बेस है। अब एग्जांपल्स जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हैं, HNO3 है, H2SO4 है, ये 2 H पॉजिटिव देगा, HClO4 है, ये भी कंप्लीट H पॉजिटिव एक ही है, वो दे देता है HCl HBr। एंड जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास NaOH है, ये जितने भी OH हैं रिलीज कर देगा, KOH जितने इसके पास OH हैं एक है रिलीज कर देगा, इसी तरह CH3 4NaOH ये भी जो है वो एक ही OH है और ये एक OH जो है रिलीज कर देता है। सो ये सारे जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, और ये जो OH वाले हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। किस बेस पे? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मींस के कंप्लीट आयोनाइजेशन इनकी होती है। फॉर एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड HA फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी जो है वो एसिड है, तो ये हमारे पास H पॉजिटिव जो कि वाटर के साथ मिलके ये H3O पॉजिटिव बना देगा प्लस A नेगेटिव देगा। अब फॉर द अबव इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है? जब मैंने आपको पहले बताया कि हम जब एसिड और वाटर ये मिक्स करेंगे तो इनमें आयोनाइजेशन स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, H3O पॉजिटिव बनेंगे, एक नेगेटिव बनेंगे। एक टाइम आएगा कि जब ये H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव आयोनाइजेशन जो है ये स्टॉप हो जाएगी और ये रिवर्स रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स में ये होता है कि अगर यहाँ से कोई इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल दोबारा जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी HA और H2O अगर इधर को तो जा रहा है रिएक्शन तो वो वापस जाना भी शुरू होगा। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जिसमें जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाते हैं उतने प्रोडक्ट्स दोबारा फिर जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं होता कि वो मसलन कि हम कहें कि जी 50% इधर रह जाते हैं, 50 ये कोई भी परसेंटेज है जो सेट हो जाती है। हो सकता है रिएक्टेंट 60% हो, प्रोडक्ट 40% हो सकता है प्रोडक्ट 40% बने हो, सॉरी जो रिएक्टेंट है वो 30% हो, प्रोडक्ट 70% हो, लेकिन ये बैलेंस जहां भी सेट हो जाए उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब उस इक्विलिब्रियम के ऊपर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम K से मेंशन करते हैं, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? ये होता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं। सो इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास ये बनी है, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ द मोलर परसेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है, यानी जो प्रोडक्ट्स यहाँ बने हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है उनकी कंसंट्रेशन को। अब ये देखें इस साइड भी हमने ये लेने हैं, तो ये ऊपर और नीचे हमने इस साइड के लेने हैं जो रिएक्टेंट्स हैं, ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव जो यहाँ पे बन रहा है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AH एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ H2O ये यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। Now since water which is used as a solvent is present in large quantity, H2O is
इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब हम वाटर की बात करते हैं, सॉल्वेंट हमने उसमें थोड़ा सा एसिड डालना ना एज ए सल्यूट, तो वाटर जो है उसकी बहुत लार्ज क्वांटिटी है। अगर वाटर में से कुछ मॉलिक्यूल H2O के H3O पॉजिटिव में अगर शिफ्ट हो भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसलिए हम वाटर को भी एज ए कांस्टेंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने जो वाटर है उसको K के साथ शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से वाटर को हमने शिफ्ट कर दिया विद K। तो ये K इंटू H2O ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। इनको हमने एक नए कांस्टेंट Ka का नाम दिया। हेयर K इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये H2O सिर्फ आप देखें यहाँ से शिफ्ट हो गया है, बाकी ये सारी की सारी इक्वेशन वही है जो ऊपर आपको नजर आ रही है। तो इसलिए हम कांस्टेंट वाटर को कर रहे हैं क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन चेंज नहीं होती। या आप कह लें कि इतनी स्मॉल चेंज है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अ, इस ये वाटर क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में है, एज ए सॉल्वेंट है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं उनको हम अगर निकाल भी दें तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ब्रैकेट्स में बार बार बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन के लिए है। सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो हम उसको कांस्टेंट अगर कहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये दोनों मिलके एक नए कांस्टेंट, हम इनको एक कांस्टेंट का नाम देते हैं जिसको हम Ka कहते हैं। और ये Ka जो है वो एसिड डिसोसिएशन, A जो है वो एसिड के लिए है। सिमिलरली हमारे पास जो बेस है फॉर वीक बेस, बी जो है प्लस वाटर, ये OH नेगेटिव देगा, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ बेस डिसोसिएशन उसी तरीके से हमारे पास Kb जो है ये अगर आप इसको करना चाहते हैं K के साथ तो वो भी हम इसको कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो हमने पहले जैसे लिखा था कि जो K है वो क्या बनेगा, BH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और इनकी ये हमने मोलर कंसंट्रेशंस लेनी है। सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे जो है क्या आएगा, B कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। उसी तरह हम यहाँ पे क्योंकि कह रहे हैं वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल कांस्टेंट होगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे फिर K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O ये किसके इक्वल रह जाएगी, BH पॉजिटिव कंसंट्रेशन into OH negative concentration divided by B concentration। B जो है कोई भी बेस है, जब ये OH नेगेटिव देगा तो वाटर से ये B जो है वो हाइड्रोजन लेके BH पॉजिटिव बनाएगा। इस चीज को क्लियर कर लें। अब उसी तरह हमने ये दोनों जो कांस्टेंट्स हैं उनको हमने एक नए कांस्टेंट का नाम दिया जिसको हम Kb कहते हैं। और ये क्या होगा, जैसे वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस है। सो इक्वेशन 1 shows the large value of Ka, higher the concentration of H3O positive ions and consequently strong the base. Thus higher the value of acid dissociation constant K of an acid, stronger is the acid. For example, in case of C3COOH and HCN acids, the value of acid dissociation constant जो है ये हम आगे देखते हैं। पहले हम ऊपर वाली जो बात है उसको हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो Ka था जो Ka था वो इक्वल था H3O पॉजिटिव ion concentration into
जो हमने उसके साथ जो उसका लिया था नेगेटिव आयन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो एसिड AH हमने लिया था वो आ गया। अब इन इसको आप छोड़ दें, हमारे पास जो मेजर कंसर्न है यहाँ पे वो H पॉजिटिव है। वो जो H पॉजिटिव रिलीज किया है उसने वो एज ए H3O पॉजिटिव है। अब ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो यहाँ बढ़ेंगे यानी डिवीजन के ऊपर हैं, तो इसका मतलब क्या है, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O पॉजिटिव। जितना के H3O पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतनी के वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। सो इसी का मतलब इसी तरह के बी भी है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यानी जितनी H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इट मींस कि के वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह के बी की वैल्यूज को देख के आप बता सकते हैं कि ये बेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। के बी भी सिमिलरली यही केस है। यहाँ देखिए के बी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओ एच नेगेटिव, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जितनी ओ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी के बी वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये हमारे पास CH3COH है। इसकी जो के एसिड के ए, ये एसिड की जगह हमने ए की जगह हमने पूरा एसिड का नाम लिखा हुआ है। उसी तरह देखें ये H3O पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन जो बनते हैं ये एसिड, ये उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, अगर यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो वहाँ पे जनरल AH लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने CH3COOH बनाया। ये जब ब्रेक डाउन होता है तो H पॉजिटिव ये अलहदा हो जाता है, CH3CO नेगेटिव आयन अलहदा हो जाता है। अब इसकी जो के वैल्यू आ रही है, के ए वैल्यू वो 1.8 है इंटू 10⁻⁵। HCN जो है इसकी अगर आप के वैल्यू देखें, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लगा के हम ये चेक करते हैं तो ये 7.1 आ रही है। इट मींस कि जो केस जो हमारे पास HCN की के है वो बहुत बड़ी है, सिंस द के CH3 हायर देन द since KCH3COH is higher than the KHCN, हमारे पास अब ये वैल्यू, सॉरी इसको दोबारा हम देखें, 1.8 इंटू 10⁻⁵ है और ये 7.1 इंटू 10⁻⁻10 है। इस मीन्स कि ये जो वैल्यू है -10 वाली, इसमें ज़्यादा ज़ीरो आएंगे। ये स्मॉल वैल्यू है, 1.8 10⁻⁵ जो है ये लार्ज वैल्यू है। सिंस KCH3COH इज हायर देन KHCN, CH3COH is much stronger than HCN. Similarly, equation 2 shows that large the value of Kb, जो हमने पीछे अभी की है उसमें हमने Kb की जो है वो OH कंसंट्रेशन के साथ उसको हम कंपेयर करेंगे, और हायर द वैल्यू ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितनी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी Kb उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप Kb जो है वो NH4OH की लेते हैं तो वो 1.81 इंटू 10⁻⁵ आती है, और अगर C2H5NH2 की लेते हैं तो वो 5.60 इंटू 10⁻⁴ आती है। अब देखें इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। यहाँ पे 10⁻⁵ है 1.8 और ये 5.6 10⁻⁴ है। सो ये जो सेकंड वैल्यू है C2H5NH2 की, ये ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, के ए और के बी, जो वैल्यूज़ हैं, मसलन जो एसिड है उसकी के ए वैल्यू होगी, जो बेस है उसकी के बी वैल्यू होगी। ये हमारे पास सारी लिस्ट है, और यहाँ से के ए या के बी अगर वेरी लार्ज है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट से किस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसकी के ए और के बी वैल्यू पे। अगर के ए वैल्यू ज़्यादा है किसी एसिड की, हम अगर हमारे पास 5 एसिड है, हमने कहा देखना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनकी के ए वैल्यू देख सकते हैं। इसकी के ए वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसी तरह अगर आप के बी वैल्यू देखेंगे तो वो बेसिस को डिसाइड करने के लिए है कि अगर आपके पास 4-5 बेस हैं उसमें से आपने देखना है कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसकी के बी वैल्यू देखेंगे। जिसकी के बी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसमें जो सिंपल सी हम अगर शॉर्ट डेफिनेशन इसकी देखें, लेविस एसिड जो है इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लेविस बेस इज
एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो बाकी हमने जितने पहले दो दो कॉन्सेप्ट किए उसमें हम प्रोटॉन्स और के साथ डील कर रहे थे। पहले हमने कहा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन जो है देगा वो बेस होगा और एक एसिड होगा। फिर हमने कहा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर। थर्ड जो कॉन्सेप्ट हमारे पास लेविस का है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम इसमें से अब मजीद आप कह लें ये हमारे पास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर AH पॉजिटिव भी इन्वॉल्व नहीं है और OH नेगेटिव भी इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई भी जर्नल आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा वो एज उसको हम कहेंगे कि ये एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम कहेंगे कि बेस है। बिकॉज अ लेविस एसिड एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट कॉल इट एन इलेक्ट्रोफाइल। कि हमारे पास जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है मींस के इलेक्ट्रॉन्स को चाहने वाला, या जिसको आप कह लें कि लवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रीक वर्ड है, उसकी मीनिंग जो है वो लवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दे कॉल द बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है ये लवर्स ऑफ न्यूक्लियाई मींस के जो न्यूक्लियाई क्यों, क्योंकि न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डेफिनेटली जो बेस है। अच्छा जी, न्यूक्लियोफाइल जो है इसको आप कह लें कि पॉजिटिव की जरूरत है, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बिकॉज इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस विद एन एम्प्टी ऑर्बिटल। सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल सीक्स अ न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज एंड एन इलेक्ट्रोफाइल सीक्स इलेक्ट्रॉन्स और अ नेगेटिव चार्ज। फंडामेंटल टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक की हम जनरल बात कर रहे हैं। इन इज द फैक्ट दैट नियरली ऑल द रिएक्शंस दैट यू विल स्टडी are reactions of an acid with a base, more commonly of an electrophile with the nucleophile। ये हम जब ऑर्गेनिक में जाते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो है उसको इनऑर्गेनिक में हम जो है वो इसको लेविस एसिड और लेविस बेस के नाम से जो है वो जानते हैं। इसमें अगर आप देखें ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अब इसमें ए जो है पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। बेस जो है इसके पास ये लॉन पेयर मौजूद है, नेगेटिव आयन है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों स्पीशीज में हमने देखना है कि बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बी है ये इलेक्ट्रॉन देगा, ए जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बी जो है ये एज ए बेस एक्ट करता है और ए जो है वो एज ए एसिड। यानी लेविस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर को, एक नहीं पेयर की बात हम करें, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा किसी दूसरे से वो एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा वो हमारे पास बेस होगा। और इसी तरह हमारे पास जो एक स्पीशीज है उसमें ही जैसे नेगेटिव पॉजिटिव थे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पेयर्स जो हैं वो यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास BF3, ये जो है एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो है वो बेस जो है ये इसको अगर हम कहें तो ये लिविस एसिड है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको हम लिविस एसिड कहेंगे। ये क्या है, लिविस एसिड है, और ये जो है यहाँ पे लिविस बेस है। सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो है ये हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म्स यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो लिविस एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है पेयर डोनर वो लिविस बेस होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड्स एंड बेसिस इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट है जो हम आपने पहले जो है वो शायद ना किया हो, जो हमारे लिए अब नया है। इसमें सॉफ्ट एंड हार्ड बेसिस आते हैं और सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स की हम बात करते हैं। सॉफ्ट लिविस बेसिस, ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बेस कर रहा है हमारे जो लिविस कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। So soft Lewis spaces are those in which the donor atoms are easily polarized and have low electron activity.
अब इसमें जो है वो लो पोलराइजेबिलिटी और हाई पोलराइजेबिलिटी जो है कि वो पोलराइज कैसे होता है, क्योंकि हमने पोलराइजेशन जो है वो उसके कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़े हुए, लेकिन हम इस चीज़ को जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको आप कह लें कि डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। अब सॉफ्ट लीविस बेस जो है वो कौन से हैं, विच द डोनर एटम्स आर इजीली पोलराइज या लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो सॉफ्ट बेस होगा। बेस हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है जी, हमने यही अभी पढ़ा। हमने कहा कि हमारे पास जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब मुझे ये आप देखें कि जो अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने बात की कि अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या उसको अपनी तरफ खींचने की जो है वो सलाहियत ज़्यादा होती है। अब अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो इट मीन कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इट मीन्स कि वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि साइज पे डिपेंड करता है। जितना आपका मसलन एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मसलन जिसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं उसमें अगर आप आ जाएं सारे सेम, जैसे ये हमारे पास हैलोजेंस हैं, तो उसमें साइज का भी रोल आता है। जितना जितना मालिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है उतना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मसलन हमारे पास देखें ये प्रोटॉन है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी तरह फिर यहाँ पे फिर एक दो शेल हो गए, यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 शेल्स हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इन सब का फर्क है। जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस का होल्ड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो कम होगा। इसलिए जितना साइज बढ़ेगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जितना स्मॉल साइज होगा उतना वो आसानी से जो है वो डोनेट नहीं करेगा। तो यही दो चीज़ें जो है वो हम अगर देखें तो यहाँ पे हैं कि हमारे पास जो एक तो ये है कि जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं वो सॉफ्ट लेविस बेसिस होंगे, और हार्ड लेविस बेसिस कौन से होंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। सेकंड जो हमने बात की साइज की, उसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये सारे हैलोजेंस का जो ग्रुप है, आप जैसे जैसे नीचे आते जाएं साइज बढ़ेगा। सो फ्लोरीन जो है इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हार्डेस्ट जो है वो हमारे पास लीविस बेस जो है वो फ्लोरीन है, और आयोडीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। एक ये टर्म है कि वो सॉफ्ट होगा, और सेकंड इसमें ये है कि इसका साइज बढ़ जाता है, सो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड उतना नहीं रहता, तो उस वजह से भी ये हमारे पास जो है सॉफ्ट लेविस बेस होगा। तो ये उनका ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ये हार्ड होगा, फिर ये उससे सॉफ्ट और सबसे सॉफ्ट जो है ये आयोडीन जो है आई नेगेटिव होगा। ये हमारे पास हार्ड बेसिस जो हैं उनके दिए हुए हैं, ये बॉर्डर लाइन इंटरमीडिएट बेसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये जो है सॉफ्ट बेसिस की जो है वो एग्जांपल है। आर जो है यहाँ पे अल्काइल या अराइल ग्रुप के लिए है, مثلا CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और जो भी ऑर्गेनिक जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स हैं वो कौन से होते हैं? A hard acid like a hard base is difficult to polarize. Polarization जो है उसकी difficult होती है, means a cationic hard acid such as Al3 positive generally has a small size, a high positive charge and a noble gas electronic configuration। तीन चीजें जो है आपने देखना है, जैसे हम कहते हैं जब हमने बताना है कि हार्ड एसिड कौन सा है। ठीक है, हार्ड एसिड कौन सा होगा जिसको डिफिकल्ट टू पोलराइज, मतलब जैसे AL3 पॉजिटिव है, इसकी मैक्सिमम पोलराइजेशन है, यानी हाईली इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप मजीद जो है वो नहीं। तो इसमें तीन चीज़ें क्या है, एक तो AL3 जो है इसका स्मॉल साइज है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज हाई होगा, इसमें स्मॉल साइज की
में भी ये चीज़ आई, जैसे हमने कहा कि उसका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर साइज बड़ा होने से होल्ड कम होता है, उसके अपोजिट अगर साइज कम होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है ना। तो सेकंड जो है हाई पॉजिटिव चार्ज के ऑलरेडी उसके पास +1 है, +2 है या +3 है, तो ये ऑलरेडी इसका +3 हाई पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड जो है ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस कि हमारे पास जो Al3 पॉजिटिव है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसका क्या मतलब है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम थोड़ा सा जो है वो उसको देखते हैं कि इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनी है। हमारे पास जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Al की, वो हमारे पास होती है Ne और इसके साथ 3s2 और 3p1। अब ये हमारे पास नॉर्मल एल्यूमिनियम है जिसमें अगर आप इसको Ne को देखें तो Ne क्या है? Ne जो है इट इज़ नियॉन, और नियॉन जो है ये आपको पता है नोबल गैस है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 और 2p6 ये होती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो Al की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। जब ये कन्वर्ट होगा इनटू Al+3 तो क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके रिमूव होंगे, तो ये A पॉजिटिव 3 बनेगा। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ ये आर आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास Al पॉजिटिव 3 बनेगा। तो फिर इसकी बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखें यहाँ से, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसको कलर चेंज करते हैं, ये हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव होंगे, इसका मतलब है ये शेल यहाँ से खत्म हो जाएंगे, बाकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बचेगी। वो क्या होगी? 1s2 आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और 2p6, और ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक नोबल गैस है। सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है तो हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3 चीज़ें फिर होंगी, जिसका स्मॉल साइज होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज हाई होगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो हमारे पास हार्ड एसिड होगा। उसके अपोजिट हमारे पास जो सॉफ्ट एसिड होगा, उसमें क्या होगा? वो रेडिली पोलराइज्ड होगा। मसलन उसमें तो 3 चीज़ें होंगी, उसका साइज बड़ा होगा, सॉफ्ट यानी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, हैव लो पॉजिटिव और ज़ीरो चार्ज, या तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव जो है वो कम होगा या फिर कोई चार्ज नहीं होगा। नंबर 3, डू नॉट हैव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आफ्टर आयोनाइजेशन जैसे हमने कहा कि Al3 में उसकी आफ्टर आयोनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस बन गई है, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस नहीं होगी। ये हमारे पास टेबल है, इसमें हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास हार्ड एसिड्स हैं, सारे के सारे जो पॉजिटिव्स हैं, +2 वाले हैं, +3 वाले हैं। ठीक है जी, ये +5 तक आप देख सकते हैं। इसी तरह ये जो है ये बॉर्डर लाइन मीन के मिडल हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो, इसी तरह ये, और इसमें ज़ीरो वैलेंट मेटल एटम्स भी आएंगी जिनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है। सो जो हमने अभी कहा, जिनके ऊपर या तो चार्ज होगा या फिर देखिए ये सारे आपको +1 +2, और अगर ये है भी तो इनके फिर जो है वो साइज उस हिसाब से जो है वो बड़े होंगे अगर उनका चार्ज
हमें नज़र आ रहा है कि वो +2 या +3 है, लेकिन उसका फिर साइज़ बड़ा हो जाएगा उस सेंस में। यानी हमने तीनों केसेस को कंसीडर करना है, उसके साइज़ को, उसके चार्ज को और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, फिर हमने डिसाइड करना है कि ये हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है। अब इस हार्ड और सॉफ्ट एसिड का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज़ भी करते हैं और इसकी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हम यहाँ पे जस्ट जो है वो एक स्मॉल उसका देखेंगे कि उसकी जो कोई भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स बनता है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर जो है उसका क्या होता है इफेक्ट। SHAB प्रिंसिपल जो है ये क्या है, ये सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल है, उसी को हम SHAB कहते हैं। और द टिपिकल लेविस एसिड बेस रिएक्शन कैन बी जनरलाइज्ड। हमारे पास जो एसिड है वो लेविस ए होगा, लेविस एसिड एक्सेप्टर है, बेस डोनर है, और इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल बन गया, जिसको अडक्टर हम कम्प्लेक्स कह सकते हैं। अ concept known as principle of soft and hard acids and bases, abbreviated to SHAB principle, is very helpful in making a prediction of stability of the complex। अब ये सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम उसकी एक एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट इसी को हम जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसका जो है वो आइडिया हो जाए। तो SHAP प्रिंसिपल जो है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो मॉलिक्यूल बना है, वो कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब आपने दो प्रोडक्ट्स या तीन प्रोडक्ट्स जो दो तीन रिएक्टेंट्स आपने या दो रिएक्टेंट्स, जैसे हम यहाँ के कह रहे हैं कि ए और बी रिएक्टेंट है और ए बी आगे प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है। जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेबल हों, स्टेबल मीन्स कि वो एज ए प्रोडक्ट रह सकें, तब उसकी स्टेबिलिटी होती है, तब भी वो जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलती है, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, वो दोबारा से रिएक्टेंट। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनमें जिस तरफ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी रिएक्शन उस तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर आप एनर्जी दे के रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो रिएक्टेंट से कम है, तो जैसे ही आप एनर्जी सोर्स हटाएंगे तो वो जो रिएक्टेंट्स हैं दोबारा से फिर जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जो है वो रिवर्सेबल रिएक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। सो ये भी जो हमारे पास सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड कॉन्सेप्ट है उसमें उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो स्टेबल होगी या नहीं होगी। सो दिस प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय R.G. Pearson in 1963. According to this principle, the complex AB is most stable when A and B are either both soft or both hard। अगर A और B जो आपने लिया है, अगर दोनों हार्ड होंगे तो भी आपका कम्प्लेक्स स्टेबल होगा, अगर ये दोनों सॉफ्ट होंगे तो भी आपका कम्प्लेक्स स्टेबल होगा। मींस कि अगर आपने हार्ड एसिड लिया है उसके साथ हार्ड बेस मिल रहा है तो जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो स्टेबल होगी। सॉफ्ट एसिड लिया है उसके साथ सॉफ्ट बेस लिया है तो आपकी प्रोडक्ट स्टेबल बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉम्प्लेक्स ए बी या जो हमारे पास ए बी प्रोडक्ट बन रही है इज मोस्ट stable when A and B are either both soft or both hard. So this complex is least stable when one of the reactants, namely A and B, is very hard and other one is very soft। ठीक है, जो इंटरमीडिएट्स हैं उनमें फिर भी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी नहीं होगी, लेकिन हम ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगी? जब आपका ए भी हार्ड एसिड होगा, बी जो है ये हार्ड बेस होगा, या ए सॉफ्ट एसिड होगा, बी सॉफ्ट बेस होगा। दोनों सॉफ्ट होंगे या दोनों हार्ड होंगे तो आपका ए बी कम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अगर आपने एक जो है जैसे यहाँ पे एसिड है वो हार्ड एसिड ले लिया है और जो बेस है वो सॉफ्ट बेस ले लिया है तो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी।
So the complex is least stable when one of the reactants namely A और B इनमें से कोई एक जो है वो very hard हो और दूसरा जो है वो very soft हो, यानी एक आपने very hard ले लिया, एक आपने very soft ले लिया, तो hard और soft का जब आप combination बनाएंगे तो आपके पास जो product है वो stable नहीं होगी. This principle also means that if there is a choice of reaction between an acid and two bases or between a base and two acids, a hard acid will prefer to combine with hard base and a soft acid will prefer to combine with soft base and thus a more stable product will be obtained. मैंने कहा ना कि आपके जो product है वो more stable बनेगी. अब अगर ये choice क्या है हमारे पास, चॉइस ये है जो यहाँ पे है कि हमारे पास एक पेयर है, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एसिड है और दो बेसिस हैं, ठीक है जी. हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एसिड है, इसको हमने दो बेसिस के साथ कंप्लेक्स किया, इसको हम B1 कह रहे हैं और सेकंड बेस को मैं B2 कह रहा हूँ. एसिड जो है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये एसिड जो है ये हार्ड है, हार्ड एसिड है. इन दोनों में से एक सॉफ्ट बेस है और एक जो है ये हार्ड बेस है. अब एसिड के पास चॉइस है कि वो किसके साथ मिलेगा, ठीक है. तो हमेशा प्रोडक्ट वो बनती है जो ज्यादा स्टेबल होती है. जब चॉइसेस होती हैं रिएक्शन के पास तो हमेशा वो प्रोडक्ट बनती है जो ज्यादा स्टेबल होती है. हमने ऊपर कहा कि अगर दोनों हार्ड होंगे तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी या दोनों सॉफ्ट होंगे तो स्टेबल बनेगी. अगर एक हार्ड है एक सॉफ्ट है तो स्टेबल नहीं होगी. तो यहाँ पे फिर एसिड जो है किसको पिक करेगा, एसिड किसके साथ कंबाइन होगा, B2 के साथ. ये हमारे पास जो है वो बनेगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हार्ड हैं. स्टेबल बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनती है, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो कम बनती है. तो ये एक जो हमने जस्ट इसकी कह लें कि एक एप्लीकेशन है. इसके अलावा और भी हमारे पास एप्लीकेशन हैं जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इन्हीं वो इस प्रिंसिपल है, ये हमारा मेजर प्रिंसिपल है, ठीक है. इसी प्रिंसिपल को बेस बना के फिर हम आगे चेक कर लेते हैं. मसलन हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं हमारे पास कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, फिर हम उसकी प्रोडिक्शन कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल बनेगी या नहीं बनेगी. सो हमारे लिए फिर ये इजी हो जाता है कि हम उस एक्सपेरिमेंट को रन करें, फिर सारा काम करने के बाद जो है वो हम देखें तो इजी होता है कि आप उसको पहले से जो है उसकी प्रेडिक्शन कर लें और जो है वो रिएक्शन कर लें. तो ये हमारे पास कुछ एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स थे, उसमें हमने उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा टच किया और ये चीज़ें जो हैं वो सारी, इनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं.